उग्रवाद के विषय में चर्चा कर रहे थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आतंकवाद की चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे भारत सरकार ने वाम उग्रवाद को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी अपनाई है। लिखा नहीं था हम लोगों ने, लिख लेंगे, लेकिन उसके आगे की थोड़ी सी चर्चा करके फिर लिखते हैं। वाम उग्रवाद को काउंटर करने के लिए सरकार ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, उस स्ट्रेटजी का इंपैक्ट भी दिखा, उसका प्रभाव भी दिखा। जहां वाम उग्रवाद लगभग 250 से अधिक जिलों में विस्तृत हो चुका था, वो धीरे धीरे सिमटता चला गया और जो वाम उग्रवाद का विस्तार है वो अब केवल 38 जिलों में सीमित रह गया है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार वाम उग्रवाद का जो विस्तार है वो केवल 38 जिलों तक है, बचा है। बाकी सब जगहों से वाम उग्रवादियों का खात्मा कर दिया गया है और उसके लिए भी 2026 तक सरकार ने टारगेट रखा है कि 2026 तक हर हाल में वाम उग्रवादियों का खात्मा कर दिया जाएगा। तो सकारात्मक परिणाम आए हैं जहां जहां डेवलपमेंट का लाभ सरकार ने पहुंचाया है। हमने बताया सड़कें बनाई गई हैं, पुलिस थानों की किलेबंदी की गई है, एकलव्य मॉडल के स्कूल खोले गए हैं, 178 स्कूल खोले गए हैं, 46 ITI बनाई गई हैं, 49 स्किल सेंटर्स बनाए गए हैं, तमाम इत्यादि। तो जहां जहां डेवलपमेंट का लाभ पहुंचा वहां लोगों ने उग्रवाद का रास्ता छोड़ दिया, उग्रवादियों का समर्थन करना छोड़ दिया। उग्रवादियों का समर्थन तो वो पहले भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उग्रवादियों ने हर परिवार से लड़के और लड़कियों की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। वो हमने आपको पहले बताया था, क्योंकि उन्हें भारत के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए लोग चाहिए थे। तो चेंजेस तो आने शुरू हो गए थे, लेकिन सरकारों ने जैसे जैसे पेनिट्रेट किया, जैसे जैसे वहां पर अपना विस्तार किया, वैसे वैसे वाम उग्रवाद का खात्मा होने लगा। लेकिन आज भी है अभी वाम उग्रवाद, 38 जिलों में तो है ही, और 38 जिले सर्वाधिक प्रभावित है। 89 पुलिस थाने और 38 जिले वाम उग्रवाद से अभी भी प्रभावित हैं, गंभीर रूप से प्रभावित हैं। तो समस्याएं क्या हैं इसके पीछे? सबसे बड़ी समस्या जन जागरूकता का अभाव रहा है। शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों से इन वाम उग्रवादियों को समर्थन मिलता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब जैसे जैसे विकास का लाभ पहुंच रहा है, वैसे वैसे वाम उग्रवादियों का समर्थन कमजोर हो रहा है। लेकिन विकास का अभाव आज भी एक बड़ी चुनौती है। आज भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो सबसे बड़ी समस्या विकास का अभाव रही है। सरकारों ने उसके लिए जो कदम उठाए, शुरुआत में गति बेहद धीमी थी, बेहद खराब थी। अब तो फिलहाल गति तीव्र की जा रही है और विकास का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसे और तेज करना होगा। सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए काम किए गए हैं। जैसे अभी NTR और इसरो इन सब ने मिलकर के अभियान चलाए, इसी तरीके से संयुक्त अभियान चलाने की जरूरत है। लेकिन ऐसे अभियान चलाए नहीं जाते रहे हैं, सब कुछ CRPF और लोकल पुलिस पर छोड़ा गया है और वो अपने तरीके से अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा कि इस तरीके से एग्रेसिव भूमिका और निभाई जाए। शहरों में जो बैठे वाम उग्रवादियों के समर्थक हैं, जिनको अर्बन नक्सल कहा जाता है, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी ने ही जब अपना दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत किया था कि कैसे हमें शहरों में अपना विस्तार करना है, क्योंकि पूरे देश में उनको अपनी सत्ता स्थापित करनी है। जब पूरे देश में उनको अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो शहर भी तो कब्जे में लेने होंगे। तो कैसे शहरों में विस्तार किया जाए, इसके लिए जब उसने अपना दृष्टिकोण पत्र प्रकाशित किया तो उसने शहरों में अर्बन नक्सलियों की बात की। यानी एक तो ये नक्सली कहते हैं अपने आप को, जिनको हम वाम उग्रवादी कह रहे हैं। हम वाम उग्रवादी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वामपंथी विचारधारा यानी माओ से तुंग की विचारधारा के आधार पर देश में तख्ता पलट करना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो इसलिए हम इनको वामपंथी उग्रवादी कह रहे हैं या वाम उग्रवादी कह रहे हैं। लेकिन इनको शहरी नक्सली के नाम से भी जाना जाता है। CPIM ने स्वयं शहरों में बैठे हुए अपने समर्थकों को शहरी नक्सली के नाम से संबोधित किया, तब से ये शब्द प्रचलन में है। और शहरों में बैठे हुए जो वाम उग्रवादियों के समर्थक हैं, हम उन्हें अर्बन नक्सली कहते हैं। अर्बन नक्सलियों पर कंट्रोल प्रभावी तरीके से नहीं किया जा सका है, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। एक तो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में न्यायपालिका में अगर किसी बड़े व्यक्ति पर मुकदमा है और अगर किसी आम आदमी पर मुकदमा है तो उस मुकदमे की गति पर आपको अपने आप अंतर दिख जाता है। आम आदमी के लिए न्यायालय आम तरीके से ही काम करता है, लेकिन खास आदमियों के लिए न्यायालय खास तरीके से ही काम करता है। ये डिफरेंस आपको दिखलाई पड़ जाता है। बड़े लोगों की अरेस्ट के लिए न्यायालय तुरंत बेल पर सुनवाई कर लेता है, तुरंत जमानत दे देता है, और आम आदमी तो लाइन में लगे रहते हैं। हजारों बेल एप्लीकेशन, लाखों बेल एप्लीकेशन पेंडिंग रहती हैं दिल्ली न्यायपालिका में। उन पर उतनी तत्परता नहीं दिखाई जाती, उन पर उतनी तेजी नहीं दिखाई जाती। लेकिन अगर कोई बड़े पदों पर बैठा हुआ आदमी है तो उसके मामले में तत्परता दिखती है, साफ दिखती है। न्यायपालिका में ये साफ दिखता है। इसलिए अगर कोई भी ऊंचे पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है या पुलिस उसकी धरपकड़ करती है, छापेमारी करती है, तो न्यायालय तुरंत सक्रिय हो जाता है। और ऐसी दशा में अगर उसके खिलाफ बहुत पर्याप्त सबूत नहीं मिले तो ऐसी दशा में समस्या गंभीर हो जाती है। पुलिस वाले डांट खाते हैं न्यायालय से और उसे जमानत मिल जाती है। पुलिस के लिए बहुत ठोस सबूत इकट्ठा करना भी बहुत आसान है, क्योंकि दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ से छत्तीसगढ़ में वाम उग्रवादियों को सहायता पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस के पास खबर तो सारी है, इंटेलिजेंस के पास खबर तो सारी है, न्यूज सारी है, सबूत कहां से लाए? सबूत के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। सबूत के बिना अरेस्ट करेंगे, न्यायालय से गालियां खाएंगे, और न्यायालय से गालियां खाएंगे, इसलिए पुलिस वाले ऐसे लोगों को पकड़ते नहीं। और ऐसे लोग इन प्रवृत्तियों का, और अगर कभी बाय द वे पकड़ भी लिए तो न्यायालय में एक बाकायदा नेक्सस, न्यायपालिका में भी एक बाकायदा नेक्सस है, वकीलों का नेक्सस है और तरह तरह का नेक्सस है। जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, तुरंत वो जो नेक्सस है वो एक्टिव हो जाता है, तुरंत न्यायपालिका में याचिका दायर की जाएगी और कैसे उस व्यक्ति को बचाया जाए, कैसे उसे जमानत से बाहर लाया जाए, कैसे उसे गिरफ्तार न होने दिया जाए, कैसे एकदम बहुत ही सुपर एक्टिव हो जाता है वो। तो ये अर्बन नक्सल्स हैं जो मानवाधिकारों के नाम पर वाम उग्रवादियों का समर्थन करते हैं। और ऐसे ही अर्बन नक्सलियों के माध्यम से देश में वाम उग्रवाद का तेजी से विस्तार हुआ है। अर्बन नक्सलियों पर शिकंजा कसने की सरकार की कार्यवाही बेहद कमजोर रही है, और कमजोर रहने के पीछे रीजन भी बहुत सारे हैं। जैसे मैंने बताया, पुलिस नहीं पकड़ सकती, न्यायालय सबूत मांगेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कोई सबूत नहीं मानी जाती, IB की रिपोर्ट कोई सबूत नहीं है न्यायालय की निगाह में, और IB की रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस धरपकड़ कर सकती है। तो समस्याएं बेहद गंभीर हैं। इन समस्याओं का हमें समाधान करना पड़ेगा। जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उन शहरों में रहने वाले लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो अर्बन नक्सली हैं, हम तो जानते ही हैं
विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो पता ही है कि कौन सा टीचर नक्सलियों का समर्थक है, सबको पता रहता है, सारे बच्चों को पता रहता है। तो कम से कम ऐसे टीचर्स का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उनकी क्लासेस का बहिष्कार होना चाहिए कि ऐसे देशद्रोहियों से हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे देशद्रोहियों की क्लास हम नहीं लेंगे। तुमको सैलरी देना हो, यूनिवर्सिटी को सैलरी देना हो तो दे, यूनिवर्सिटी की मर्जी, वो यूनिवर्सिटी नहीं एक्शन ले रही है, ये उसकी मर्जी, लेकिन हम ऐसे देशद्रोही टीचरों से, ऐसे समाजद्रोही टीचरों से हम क्लासेस नहीं करेंगे। तो ऐसे टीचर्स का, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का, ऐसे न्यायाधीशों का, ऐसे पत्रकारों का सामाजिक और सार्वजनिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है, जो वाम उग्रवादियों के प्रति सिंपैथेटिक व्यू रखते हैं, जो उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या कम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पर्याप्त संख्या में मौजूद है। लोगों के बीच इस प्रकार के विचार और विचारधारा को प्रोत्साहित करना होगा और लोगों को बताना होगा कि माओ त्से तुंग की विचारधारा बेहद, माओ त्से तुंग से हमारा क्या लेना देना, बहुत सीधी सी बात है। मतलब भारत को चीन बनाना चाहते हैं, माओ त्से तुंग से हमारा क्या लेना देना। माओ त्से तुंग की विचारधारा के आधार पर हम अपने देश के कल्चर को क्यों बदलें, माओ त्से तुंग के विचार के आधार पर हम अपने देश की सत्ता क्यों स्थापित करें। हु इज माओ त्से तुंग, वो कौन होता है। भारत की सत्ता भारत की संस्कृति के आधार पर चलेगी, भारत की विचारधारा के आधार पर चलेगी। माओ त्से तुंग कौन होता है, हमारे देश की सत्ता और हमारे देश की संस्कृति को गाइड करने वाला। लेकिन ये इतनी सी बात सब लोगों के समझ में नहीं आती। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि जन जागरूकता का तीव्र विकास करना पड़ेगा, समाधान की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करना पड़ेगा। सरकार ने 2026 तक का टारगेट जो खात्मा करने का दिया है, उस टारगेट में लोगों की बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका शामिल करनी होगी, जिसमें अर्बन नक्सलियों का विरोध सबसे ज्यादा शामिल करना होगा और अर्बन नक्सलियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाने चाहिए और इन सबको जेल में भरा जाना चाहिए। जब तक इन पर नकेल नहीं कसेगी तब तक वाम उग्रवाद का खात्मा नहीं होगा, क्योंकि एक बार वाम उग्रवादियों को मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन विचारधारा के लोग तो जिंदा रहेंगे ना। और विचारधारा के लोग जब विश्वविद्यालयों में हैं तो ऐसे छात्रों को नक्सली बनने के लिए उकसाते रहेंगे। मैंने देखा है विश्वविद्यालयों में टीचर्स को छात्रों को नक्सली बनने के लिए उकसाते हुए, मैं इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूं। तो ऐसे परिवेश में जब तक हम इन अर्बन नक्सलियों पर शिकंजा कठोरता से नहीं कसेंगे, तब तक जो वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण है कि 2026 तक हम वाम उग्रवादियों को खत्म कर देंगे, हिंसा खत्म हो जाएगी स्टीपल चेस की तरीके से, जैसे हम लोगों ने स्टीपल चेस पढ़ा था, हिंसा खत्म हो जाएगी, लेकिन विचारधारा हमें खत्म करनी है, हमें इस विचार का खात्मा करना है, विचारधारा का खात्मा करना है। हिंसा तो खत्म कर ही रहे हैं, तो इस दिशा में हमें सोचना है आगे। नागरिकों की भूमिका इसमें सर्वाधिक जागरूक है, सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिक और सोशल मीडिया की ही भूमिका सबसे ज्यादा मुखर तरीके से निभाई जानी चाहिए। और जितने भी वाम उग्रवादी हैं, नक्सल अर्बन नक्सली हैं, वो चूहे की बिल से बाहर आएंगे जब आप क्रिटिसाइज करेंगे सोशल मीडिया पर, तो उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। भाई माओ त्से तुंग से इतना ही प्रेम है तो चले जाओ चीन रहो, वहां तो पूरी सत्ता माओ त्से तुंग के विचारों पर आधारित है। क्यों भारत को दंश दे रहे हो, क्यों भारत को नुकसान पहुंचा रहे हो, अगर माओ त्से तुंग से इतना ही लगाव है तो। लेकिन भारत में रहना है तो यहाँ माओ त्से तुंग नहीं चलेगा, यहाँ माओ त्से तुंग की कोई विचारधारा नहीं चलेगी। भारत में भारतीय संस्कृति ही चलेगी। माओ त्से तुंग मतलब मेरा दुश्मन, हमारा दुश्मन, शत्रु है, इंसानियत का, मानवता का शत्रु है माओ त्से तुंग। खूनी नेता था चीन में, खूनी संघर्ष, कत्लेआम नरसंहार करवाने वाला नेता है माओ त्से तुंग। ऐसे नेता के विचारक, ऐसे नेता के समर्थक हैं इतने सारे लोग। तो लिखो भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, लिखो भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, पॉइंट में लिखते चलते हैं। पहले पहले एक लाइन लिखो, पॉइंट में लिखते चलो। भारत सरकार ने वाम उग्रवाद के समापन के लिए, भारत सरकार ने वाम उग्रवाद के समापन के लिए विकास, सुरक्षा और जन अवबोधन, नागरिकों को जागरूक बनाना, जन अवबोधन या जन भागीदारी भी लिख सकते हो, पर बल दिया है, पर बल दिया है। दूसरा पॉइंट लिखो, सरकार ने विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं। अब इसमें पहला दूसरा पॉइंट लिखते चलते हैं। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लागू की गई है, एसआईएस, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लागू की गई है। इसके माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचनाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है, अवसंरचनाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है। सड़क, बिजली आदि, सड़क, बिजली, मोबाइल टावर्स इत्यादि का विकास किया जा रहा है। 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें लगभग बना दी गई हैं अब तक वाम उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में। तो बहुत लंबा सड़कों का निर्माण इस समय वैसे ही बड़े क्रांतिकारी तरीके से चल रहा है देश में। तो 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें बन गई हैं केवल वाम उग्रवाद प्रभावित इलाकों में, तो बहुत तेजी से सड़कें बनाई गई हैं। 5,000 से ज्यादा मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं। अगला पॉइंट लिखो, 178 एकलव्य मॉडल के स्कूल खोले गए हैं, एकलव्य मॉडल के स्कूल खोले गए हैं, जो आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा, रेजिडेंशियल एजुकेशन, वहीं रहने, खाने, पढ़ने सबकी फ्री व्यवस्था है, रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री है, आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगला पॉइंट लिखो, 46 आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। 46 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट लिखो, 49 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, 49 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं।
अगला पॉइंट लिखो, और हो रहे हैं, अब तक इतना हो चुका है, बाकी और किए जा रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले वाम उग्रवादियों के लिए, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है। उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, रोजगार दिलाए जाएंगे, मकान दिलाया जाएगा, सारी चीजें, विशेष पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है। तो ये हो गया विकास के लिए उठाए इत्यादि, एग्जाम में लिखने के लिए इतना पर्याप्त है। दूसरा कदम हो गया। अब तीसरा लिखो, सुरक्षा के हेतु, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, एसआरई योजना शुरू की गई है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, एसआरई योजना शुरू की गई है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, एसआरई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए, सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। अब इसमें भी छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं। ये पहला हो गया सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में। दूसरा पॉइंट लिखो, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और उसके कोबरा कमांडो, सीआरपीएफ और उसके कोबरा कमांडो की व्यापक तैनाती की गई है। व्यापक तैनाती की गई है, सारा दारोमदार इन्हीं पर है। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर, स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ये उग्रवाद विरोधी अभियान चलाते हैं। ये उग्रवाद विरोधी अभियान चलाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, थानों की, पुलिस थानों की, पुलिस थानों की किलेबंदी की गई है। पुलिस थानों की किलेबंदी की गई है 400 से अधिक, जिससे उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। किलेबंदी की गई है। अगला पॉइंट लिखो, आधुनिक हथियारों और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। आधुनिक हथियारों, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ड्रोन आदि। तो ये सुरक्षा के प्रावधान हो गए, तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में फिर लिखो, एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जैसी संस्थाओं की सहायता ली जा रही है। एनटीआरओ, इसरो जैसी संस्थाओं की सहायता ली जा रही है। इसरो से सैटेलाइट के जरिए मूवमेंट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एनटीआरओ, इसरो जैसे संस्थान की सहायता ली जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 2017 में, 2017 में वाम उग्रवाद के समापन हेतु, वाम उग्रवाद के समापन हेतु समाधान रणनीति लागू की गई है। वाम उग्रवाद के समापन हेतु समाधान रणनीति लागू की गई है। ये पढ़ा है हम लोगों ने, समाधान रणनीति लिख लिया था। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड फॉर केपीआई एंड केआरए, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंस। समाधान रणनीति लागू की गई है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नागरिकों को जागरूक बनाया जा रहा है। नागरिकों को जागरूक बनाया जा रहा है और उनकी वाम उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन में, वाम उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन में भूमिका को सम्मिलित किया जा रहा है। भूमिका को सम्मिलित किया जा रहा है। तो ये हो गया समाधान, ये हो गई उपाय। अब लिखो समस्याएं, बाधाएं क्या हैं। अभी भी वाम उग्रवाद के निपटने में क्या बाधाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं। तो चुनौतियां लिखो, समस्याएं लिखो। पहला पॉइंट लिखो, प्रभावित क्षेत्रों में, पहला पॉइंट लिखो, प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए तीव्र कदम उठाए जा रहे हैं, तीव्र कदम उठाए जा रहे हैं, किंतु अभी भी अनेक क्षेत्र विकास के लाभों से वंचित हैं। अभी भी अनेक क्षेत्र विकास के लाभों से वंचित हैं। विकास ही सारी समस्या का समाधान है। विकास के लाभों से वंचित हैं। अगला पॉइंट, वित्तीय संसाधनों की सीमाओं के कारण, वित्तीय संसाधनों की सीमाओं के कारण अधिक तीव्र गति से विकास नहीं किया जा सका। अधिक तीव्र गति से विकास नहीं किया जा सका। अगला पॉइंट, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की समस्या और पारदर्शिता एवं जवाबदेही का अभाव रहा है।
और पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहा है। अगला पॉइंट, यदा कदा यदा कदा सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसी, स्थानीय पुलिस, यदा कदा सुरक्षा बलों यानी सीआरपीएफ, सुरक्षा बलों, सीआरपीएफ, खुफिया एजेंसी और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती रही हैं। समन्वय संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होती रही हैं। अगला पॉइंट, उग्रवाद का समर्थन करने वाले लोगों पर, उग्रवाद का समर्थन करने वाले लोगों पर कार्रवाई का अभाव रहा है। उग्रवाद का समर्थन करने वाले लोगों पर कार्रवाई का अभाव रहा है। इसीलिए अर्बन नक्सल एक गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न हुआ है। अर्बन नक्सल गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न हुआ है। अर्बन नक्सली शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों या बुद्धिजीवियों को कहा जाता है, ऐसे लोगों व बुद्धिजीवियों को कहा जाता है जो वाम उग्रवाद के समर्थक रहे हैं, जो वाम उग्रवाद के समर्थक रहे हैं और मानवाधिकार जैसे विषयों के आधार पर वे इस विचारधारा को आगे बढ़ाने और वाम उग्रवादियों को सहायता प्रदान करने का कार्य करते रहे हैं। इस प्रकार कभी कभी ये वाम उग्रवादियों के लिए धन और हथियार की सप्लाई सुनिश्चित करने के केंद्र भी बनते रहे हैं। अर्बन नक्सल के विषय में सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, सीपीआईएम ने अपने ही घोषणा पत्र में शहरों में उग्रवाद के विस्तार के संबंध में वर्णन करते हुए शब्द का प्रयोग किया था। प्रभावी पदों से जुड़े होने के कारण, प्रभावी पदों से संबंधित होने के कारण अथवा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के कारण ऐसे लोगों पर कार्रवाई का अभाव रहा है, एक्शन का अभाव रहा है। परिणाम स्वरूप ये वाम उग्रवादियों की लाइफलाइन बने हुए हैं, संजीवनी बने हुए हैं। अगला पॉइंट लिखो, जन जागरूकता का अभाव भी बड़ी समस्या रही है। लोगों में जागरूकता कम है, इस मामले में गंभीर समस्या रही है। जन जागरूकता का अभाव गंभीर समस्या रही है। अब लिखो उपाय। पहला पॉइंट लिखो, लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि वाम उग्रवाद की विचारधारा अत्यंत पुरानी, अप्रासंगिक और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वाली विचारधारा है। अतः सोशल मीडिया का उपयोग कर इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो लोगों को हमें जागरूक बनाना होगा। अगला पॉइंट लिखो, अर्बन नक्सलियों पर और वाम उग्रवाद के समर्थकों पर, जो अर्बन नहीं है, ग्रामीण है, उन पर भी, और वाम उग्रवाद समर्थकों पर कठोर कार्रवाई के लिए कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। कुछ राज्यों ने इस हेतु अलग कानून बनाने की पहल की है, जैसे महाराष्ट्र ने अभी विधेयक पेश किया है
अर्बन नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए। तो सब पहले से तैयार बैठे हैं, एक गुट पहले से तैयार बैठा है कि जैसे महाराष्ट्र की विधानसभा कानून बनाएगी वैसे हम न्यायालय में मुकदमा दायर कर देंगे इस कानून को चैलेंज करते हुए। वो सब पैसे की कमी नहीं, विदेशों से सारा पैसा आता है इनको भारत में लड़ने के लिए। तो वकीलों का एक गुट, कौन वकील होगा क्या होगा सब पहले से एकदम रेडी है। जिस दिन कानून पारित होगा, इधर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर की, इधर उधर सिग्नेचर हुआ, राज्यपाल ने इधर साइन किया, इधर कानून बना और उधर दूसरी तरफ न्यायालय में मुकदमा दायर हुआ। वकील कौन होगा, फीस का पैसा सब पहले से अरेंज हो चुका है, सब मैनेज है, वेल मैनेज है बड़ा। अगला पॉइंट लिखो। तो इतना तगड़ा नेटवर्क है अर्बन नक्सलियों का, इतना सॉलिड नेटवर्क है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। भारत सरकार ने 2026 तक वाम उग्रवाद के समापन की घोषणा की है। भारत सरकार ने 2026 तक वाम उग्रवाद के समापन की घोषणा की है। इसे प्राप्त करने के लिए समाधान रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। समाधान रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए। विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, विकास की गति को और अधिक तीव्र किया जाना चाहिए। विकास की गति को अधिक तीव्र किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाना चाहिए। अब लिखो निष्कर्ष। निष्कर्ष, निष्कर्ष में लिखो, भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का, भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वाम उग्रवाद पर स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा है। वाम उग्रवाद पर स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा है। जहां देश में 200 से अधिक जिले वाम उग्रवाद से प्रभावित थे, जहां देश में 200 से अधिक जिले वाम उग्रवाद से प्रभावित थे, उनकी संख्या कम होकर अब 38 शेष रह गई है। 2024 में 38 शेष रह गई है। 38 शेष रह गई है। विकास में एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी एक लिख लेना, जहां पर हम लोगों ने लिखा है, क्योंकि जो 38 जिले हैं उनमें से 35 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही यहां पर बेहतर परिणाम आएंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 38 जिलों में लागू है। इनमें इनमें 35 जिलों में लिख लो, इनमें 35 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से विकास को तीव्र गति प्रदान की जा रही है। विकास को तीव्र गति प्रदान की जा रही है। पैरा चेंज करके लिखो, विगत वर्षों में वाम उग्रवादी हमलों में 73% से अधिक की गिरावट आई है। वाम उग्रवादी हमलों में 73% से अधिक की गिरावट आई है पिछले 5-6 सालों में। 2020 के बाद 73% की गिरावट आई है। नागरिकों के मारे जाने, नागरिकों के मारे जाने और सुरक्षा बलों के शहीद होने, और सुरक्षा बलों के शहीद होने की संख्या में गिरावट आई है, की संख्या में गिरावट आई है। और दूसरी ओर वाम उग्रवादियों के मारे जाने, और दूसरी ओर वाम उग्रवादियों के मारे जाने और उनके आत्मसमर्पण करने की संख्या में वृद्धि हुई है, और उनके आत्मसमर्पण करने की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये प्रभाव है। 2026 तक, 2026 तक वाम उग्रवाद के समापन का लक्ष्य प्राप्त करना है। 2026 तक वाम उग्रवाद के समापन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये हो गया सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का प्रभाव। तो अब लिखो, हेडिंग लिखो, वाम उग्रवाद की प्रकृति, वाम उग्रवाद की बदलती प्रकृति, या प्रकृति कुछ भी लिख लो। पॉइंट में लिखो, इसकी शुरुआत नक्सलवाद के रूप में, इसकी शुरुआत नक्सलवाद के रूप में आदिवासी किसानों की समस्या के समाधान के लिए हुई। आदिवासी किसानों की समस्या के समाधान के लिए हुई। धीरे धीरे ये पूरे देश में, धीरे धीरे ये पूरे देश में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में फैल गया। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में फैल गया, क्योंकि यह लोगों की समस्याओं से सीधे संबंध रखता था और उन्हें समाधान उपलब्ध कराता था, और उन्हें समाधान उपलब्ध कराता था। सरकार की असफलता, सरकार की असफलता से उपजे असंतोष के कारण, सरकार की असफलता से उपजे असंतोष के कारण इसके तीव्र विस्तार को सहायता मिली, इसके तीव्र विस्तार को सहायता मिली। किंतु 2004 के बाद
किंतु 2004 में क्या हुआ था, सीपीआई-एम का गठन हुआ था, हम लोगों ने लिखा है पहले। किंतु 2004 के बाद इसका उद्देश्य परिवर्तित हो चुका है। इसका उद्देश्य परिवर्तित हो चुका है। अब इसका उद्देश्य भारत के विरुद्ध युद्ध लड़ना है। अब इसका उद्देश्य भारत के विरुद्ध युद्ध लड़ना है। इसके लिए भारत के लिए युद्ध लड़ना है और इसके लिए मतलब और माओ त्से तुंग के विचार के आधार पर देश में सत्ता की स्थापना करना है। अब इसका उद्देश्य बदल चुका है, परिवर्तित हो चुका है। अब इसका उद्देश्य देश के विरुद्ध युद्ध लड़ना है और माओ त्से तुंग के विचार के आधार पर देश में सत्ता की स्थापना करना है। इस प्रकार यह एक राष्ट्र विरोधी विचारधारा है। इस प्रकार यह राष्ट्र विरोधी विचारधारा है जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। अगला पॉइंट लिखो। इसने अपनी लड़ाकू क्षमता में वृद्धि के लिए विदेशों से हथियारों की तस्करी की है। विदेशों से हथियारों की तस्करी की है, यानी हथियार मंगाए हैं, हथियार आयात किए हैं। अवैध धन एकत्र किया है। अवैध धन एकत्र किया है और आधुनिक हथियार एकत्र किए हैं। आधुनिक हथियार एकत्र किए हैं। इसके लिए इसने पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों आदि से संपर्क स्थापित किए हैं। पहले लिट्टे से भी संपर्क बनाया था, आतंकी संगठन था, तो लिट्टे का खात्मा हो गया, इसलिए ये लिखा नहीं रहे हैं, वरना लिट्टे से भी इसके संपर्क थे। लिट्टे के लोग आके ट्रेनिंग देते थे बाकायदा। लिट्टे के आतंकी जो थे वे सारे वाम उग्रवादियों को ट्रेन करते थे। अगला पॉइंट लिखो। प्रारंभ में इसे लोगों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। प्रारंभ में इसे लोगों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ, इसलिए इसका तीव्र विस्तार भी हुआ। किंतु अब ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में इसके जन समर्थन में पर्याप्त गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि हर परिवार से लड़के लड़कियां मांगने लगे। तो अब ये तो लिखा नहीं जा सकता, तो इतना ही लिखना पर्याप्त है। जन समर्थन में पर्याप्त गिरावट आ रही है क्योंकि स्थानीय लोगों पर अब इन्होंने भय, दबाव और शोषण का वातावरण निर्मित करना प्रारंभ कर दिया है। एक्सप्लॉयटेशन ही है, मांगना, एक्सटॉर्शन, उत्पीड़न या शोषण का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। तो जहां जहां सरकार पहुंच रही है, इनका समर्थन खत्म होता जा रहा है। अगला पॉइंट। 2004 के बाद शहरी क्षेत्रों में उग्रवाद के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। और अर्बन नक्सलियों का नेक्सस तैयार करने पर बल दिया गया है। जो मानवाधिकार के नाम पर इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संरक्षण प्रदान करते रहें और विदेशों से संपर्क स्थापित करने में सहायता दे सकें। और विदेशों से संपर्क स्थापित करने में धन, हथियार, इन सब के लिए यही लिंक बनेंगे। विदेशों से संपर्क स्थापित करने में सहायता दे सकें। यह है नेचर इनका। अगला एक पॉइंट और लिखो। वाम उग्रवाद ने देश में विकास को बाधा पहुंचाई है, आधारभूत संरचनाओं, अवसंरचनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया है, जैसे सड़क, स्कूल आदि। ब्रैकेट में लिखो, सड़क, स्कूल आदि इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचनाओं को नष्ट किया है, लोगों को मूलभूत सुविधाओं और आधुनिक सुविधाओं से वंचित किया है। और उनके मध्य भय का वातावरण निर्मित किया है। तो ये नेचर हो गया। अब राज्यों द्वारा उठाए गए कदम। तो कुछ महत्वपूर्ण स्टेप हैं। वैसे तो ऑपरेशन अलग अलग चलते रहते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकृति के ऑपरेशन हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ऑपरेशन बरगा विकास का काम हो गया, ऑपरेशन ग्रे हाउंड ये सुरक्षा का काम हो गया, सुरक्षा बलों का काम हो गया। ऑपरेशन ग्रीन हंट भी इसी में आ जाता है, लोकल पुलिस का काम हो गया। और सलवा जुड़ुम अभी खूब चर्चा में है, ये नागरिकों की भागीदारी का काम हो गया। तो अलग अलग नेचर के ये ऑपरेशन हैं
तो इन ऑपरेशंस की हम लोग अलग अलग चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या इनका इंपैक्ट रहा है। ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। जब चूंकि पश्चिम बंगाल से ही नक्सलबाड़ी गांव से नक्सली आंदोलन शुरू हुआ, भूमि सुधार के अभाव के कारण शुरू हुआ, तो ये ऑपरेशन बरगा भूमि सुधार का कार्यक्रम है। जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया, जो काश्तकारी आदि है उसको विनियमित किया गया, जो किराए पर खेती करने वाले लोग होते हैं ना, उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लोकल नाम अलग अलग होते हैं। एक तो खुद काश्त होते हैं, यानी जो स्वयं खेती करने वाले लोग होते हैं, अब धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। दूसरे जो बटाई पर खेती करते हैं, किराए पर खेती, बटाई पर खेती, बटाईदार, काश्तकार ना अलग अलग नामों से जाना जाता है उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में। तो ज़्यादातर पॉपुलर नाम बटाईदार ही होता है, बटाई पर खेती होती है, यानी साझे पर खेती होती है, शेयर पर खेती होती है, कि हमने खेती करने के लिए कहा अनाज का एक हिस्सा तुम रख लो, एक हिस्सा मैं रख लूंगा, बाकी तुम रख लो, तो दोनों लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। तो बटाई वाली खेती या इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो बहुत सारी वहाँ पर जितने बटाईदारी से खेती वगैरह करते थे उन सबका बड़ा शोषण होता था। उन सब के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई, कानून बनाए गए, बटाईदारों के जो विरासत में मिलने वाले कृषि अधिकार हैं वो सुनिश्चित किए गए। तो बड़ा काम हुआ। करीब लाखों एकड़ भूमि सरप्लस में मिली, 1.46 लाख एकड़ लगभग, तो लाखों एकड़ भूमि सरप्लस में मिली अधिकतम सीमा कानून लागू करने से। उसका भूमिहीनों के बीच वितरण किया गया। तो ऑपरेशन बरगा भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रम था, और जहां जहां ऑपरेशन बरगा का इंपैक्ट पड़ा वहां वहां वाम उग्रवाद खत्म हो गया। केवल पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा और बीरभूम 4 जिले ऐसे थे जहां ऑपरेशन बरगा अच्छे तरीके से उस समय लागू नहीं हो पाया, राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण, गुंडागर्दी के कारण। लेकिन धीरे धीरे फिर उन क्षेत्रों में भी इंपैक्ट पड़ा और उसका अच्छा असर दिखा। ऑपरेशन ग्रे हाउंड्स आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। हमने आपको बताया कि सुरक्षा बलों को ट्रेंड किया गया, 5000 से अधिक सुरक्षा बलों को पहचाना गया, उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी गई, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई, नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन चलाने की ट्रेनिंग दी गई, आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें वाम उग्रवादियों के विरुद्ध उतार दिया गया। तो इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ा। जहां जहां ऑपरेशन ग्रे हाउंड्स लागू हुए वहां वाम उग्रवाद का एक तरीके से खात्मा होता चला गया। ऑपरेशन ग्रीन हंट ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ, और ये बाकी ये दोनों ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के हैं। ऑपरेशन ग्रीन हंट एक लोकल एरिया पर शुरू किया गया, बस्तर जिले से शुरू हुआ। वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने यह तय किया कि हम लोग जो जंगलों में घूमते हुए वाम उग्रवादियों की तलाश करते हैं और उनको मारते हैं, उससे बेहतर है कि जो वाम उग्रवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रहार करो, वाम उग्रवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार किया जाए। तो वाम उग्रवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? जंगलों में रहते हैं, तो या तो गुफाओं में रहते हैं, अन्यथा गुफाएं तो हर जगह है नहीं, केवल पहाड़ी एरिया में है, और जरूरी नहीं कि वहाँ गुफाएं हो। तो ये करते क्या है, घने जंगलों के बीच अपना तंबू, टेंट लगा लेते हैं बढ़िया सा। उस टेंट में सारी सुविधाएं इनके पास मौजूद होती हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सारे हथियार, गोला बारूद सब उसी टेंट में रखे रहते हैं। और उस टेंट को वो हरी हरी पत्तियों से, झाड़ियों से ढक देते हैं। झाड़ियाँ तोड़ करके लाते हैं और उन झाड़ियों से पूरे टेंट को ढक देते हैं। केवल एक छोटा सा गेट ओपन रहता है, वो भी झाड़ियों से ढका रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ये झाड़ियों का झुरमुट नजर आएगा, कि झाड़ियों का झुरमुट है, जंगलों में बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। लेकिन वास्तव में वो झाड़ियों का झुरमुट नहीं होता, वो झाड़ियों का एक हब नहीं होता, बल्कि उसके अंदर वो नक्सलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उग्रवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पूरा। तो ऐसे ही झाड़ियों हरी पत्तियों से ढका हुआ है, तो हरा, हंट मतलब शिकार, हरा शिकार। तो जब इस तरीके से हरी पत्तियों वाले, हरी झाड़ियों वाले इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पहचाना जाए और इनको नष्ट किया जाए, तो इसी को ऑपरेशन ग्रीन हंट नाम दिया गया। बड़ा सक्सेसफुल थॉट था, और फिर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे झारखंड, ओडिशा, सभी जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां अपनाया गया, क्योंकि उनके इस बेस पर प्रहार कर देने से उनकी कमर टूट जाती थी, क्योंकि हथियार, गोला बारूद नष्ट हो जाते थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नष्ट हो जाते थे, उनके दस्तावेज नष्ट हो जाते थे, जो राशन वगैरह रखा रहता था वो कब्जे में ले लिया जाता था, वो नष्ट हो जाता था। तो वो उनकी कमर तोड़ने में सहायक होता था, पैसे नष्ट हो जाते थे, बजाय ऐसे घुमंतु लोगों को मारने के। तो ये ग्रीन हंट था। सलवा जुलूम बहुत ही चर्चा के केंद्र में है इस समय। छत्तीसगढ़ में 2005 में शुरू किया गया सलवा जुलूम। सलवा जुलूम छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है शांति मिशन। इसका पर्पस ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहे, क्योंकि उग्रवादियों का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में है, सबसे ज्यादा वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना दबाव और प्रभाव रखते थे, और अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पुलिस का मुखबिर कह के या सरकार का एजेंट कह के मार देते थे और बड़ी नृशंस निर्मम हत्या करते थे। गर्दन काट देना, हाथ पैर काट देना, और टुकड़ों टुकड़ों में शव काट करके मार देना। तो बड़ी निर्ममता से, बड़ी निर्दयता से हत्या करते थे। तो गांव के लोग बड़े तंग थे इनसे। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि 2004 से इन्होंने हर गांव के से परिवार से कहा कि एक लड़का दो, एक लड़की दो, उनको हम नक्सली बनाएंगे। अब कैसे कोई अपने परिवार का बच्चा दे देगा इन्हें? तो गांव में इनके विरुद्ध अब रोष उत्पन्न होने लगा, प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी। लेकिन अब गांव वाले इनके खिलाफ लड़े तो कैसे लड़े? उनके पास हथियार नहीं, उनके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं, लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। नक्सलियों के पास आधुनिक हथियार हैं, सुविधाएं हैं, सब है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस अवसर को भुनाने की कोशिश की कि जो गांव में उनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, और गांव के लोग जो नक्सलियों से लड़ना चाहते हैं, उन्हें क्यों ना प्रशिक्षण दिया जाए, हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए, और उन्हें पुलिस के साथ कार्रवाई में शामिल कर दिया जाए। क्योंकि जो सीआरपीएफ वगैरह के जवान आते हैं, उन्हें तो लोकल भाषा पता ही नहीं होती, उन्हें टेरेन की भी जानकारी नहीं, भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी नहीं है उस एरिया में, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। जो गांव के लोग हैं उन्हें वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता है, वाम उग्रवादी कहाँ छिपते हैं, कहाँ उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती हैं, किस समय वो कहाँ एक्टिव रहते हैं, गाँव के लोग हर चीज़ जानते हैं। तो इससे सुरक्षा बलों और गाँव के लोगों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी भी होगी। तो सरकार ने यही निर्णय लिया। सरकार ने गाँव के ऐसे लोगों को पहचाना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया जो लोग वाम उग्रवादियों से प्रभावित थे, और वाम उग्रवादियों से प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। पुलिस ने उनको हथियारों का प्रशिक्षण दिया,
हथियारों का प्रशिक्षण देने के साथ साथ कैसे नक्सलियों से बचाव किया जाता है, बचाव का प्रशिक्षण दिया। बचाव का प्रशिक्षण, हथियारों का प्रशिक्षण देने के साथ साथ दूसरा प्रयास ये किया गया कि अगर वे नक्सली इन गांव के लोगों से कनेक्ट करते हैं तो उन्हें मुख्य धारा में वापस लाया जाए, आत्मसमर्पण कराया जाए। पुनर्वास का पैकेज पहले से तैयार, हमने लिखाया है, तैयार है। उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी नौकरी का प्रबंध किया जाएगा, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि वे हथियार डाल दें। तो सलवा जुड़म से 2-3 काम किए गए। एक तो नक्सलियों से कनेक्टिविटी, अगर नक्सलियों से संवाद स्थापित करना है तो लोकल भाषा में और उनसे संवाद स्थापित करने, उनसे आत्मसमर्पण करवाने में सलवा जुड़म काम आएगा, यहाँ के लोग काम आएंगे। दूसरी बात, इन लोगों को हथियारों से ट्रेनिंग दी जाए और जिन लोगों के परिवार के लोग वाम उग्रवादियों के हिंसा के शिकार रहे हैं, उनमें उनसे बदला लेने की एक नीयत भी है, ऐसे लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें वाम उग्रवादी विरोधी ऑपरेशन में शामिल किया जाए। तो जब भी वाम उग्रवादी विरोधी ऑपरेशन होते थे जंगलों में, तो अब लोकल पुलिस इन सलवा जुड़म के सिपाहियों को भी, यानी जो गांव के लोग थे जिनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, उनको भी साथ में ले लेते थे और उनके साथ मिलकर के ऑपरेशन चलाते थे। बड़ा सफल ऑपरेशन हुआ, सलवा जुड़म बड़ा सफल ऑपरेशन रहा। लगा कि अब वाम उग्रवाद के दिन गिने चुने बचे हुए हैं, क्योंकि लोकल सपोर्ट खत्म हो गया। गांव का ही सपोर्ट उनकी ऑक्सीजन सप्लाई थी, गांव से ही वो अनाज ले जाते थे, गांव से ही उनको पुलिस के मूवमेंट के बारे में पता चलता था। गांव के लोगों ने उनके विरुद्ध खुद हथियार उठा लिए, और जब गांव के लोगों ने उनके विरुद्ध खुद हथियार उठा लिए तो अब वाम उग्रवादियों की सपोर्ट चेन खत्म हो गई, सप्लाई चेन खत्म हो गई। सपोर्ट चेन, सप्लाई चेन खत्म हो गई तो धीरे धीरे वाम उग्रवादी मारे जाने लगे, नक्सली मारे जाने लगे। लेकिन एक वामपंथी नेता है, महिला है, नंदिनी सतपथी, उसने उच्चतम न्यायालय में, उसने रामचंद्र गुहा, एक इतिहासकार कहता है अपने आप को, इन सब लोगों ने मिलकर के, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इन सब लोगों ने मिलकर के उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर दी और उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके सलवा जुड़म को रोकने पर कार्यवाही कर दी कि भाई सलवा जुड़म को रोक दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की। यही न्यायाधीश जो वर्तमान समय में जो इंडी गठबंधन है, उस इंडी गठबंधन के यानी विपक्ष के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हैं, ये न्यायाधीश थे और इन्होंने तुरंत सलवा जुड़म पर प्रतिबंध लगा दिया। सलवा जुड़म पर प्रतिबंध लगाने का असर यह हुआ कि जिन लोगों को हथियार आदि दिए गए थे, उन सारे लोगों से पुलिस को हथियार वापस ले लेने पड़े। क्योंकि वाम उग्रवादियों को ये तो पता लग ही गया था कि गांव में कौन कौन लोग थे जिन्होंने हमारे खिलाफ हथियार उठाए थे, पुलिस का साथ दिया था। उसका नतीजा ये हुआ कि वाम उग्रवादियों ने गांव में पहुंच करके ऐसे लोगों का धीरे धीरे सफाया कर दिया और गांव के लोग बड़ी मात्रा में मारे गए। सलवा जुड़म खत्म होने के बाद लोगों के मारे जाने की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। लोगों के मारे जाने की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि जो सामान्य नागरिक जो वाम उग्रवादियों से मुक्ति चाहते थे और मुक्ति चाहने के लिए, अपने परिवार के भविष्य की रक्षा के लिए, गांव के भविष्य की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे, उच्चतम न्यायालय के आदेश ने उनसे हथियार वापस ले लिए। नक्सलियों ने उनको टारगेट किया, वाम उग्रवादियों ने उनको टारगेट किया और सब मौत की घाट उतार दिए गए। यह बेहद चिंताजनक और बेहद दर्दनाक रहा। यानी उच्चतम न्यायालय के कारण हमारे जो सामान्य नागरिक है वो मारे गए, क्योंकि सलवा जुड़म पर बैन कर दिया गया। न्यायालय के सामने यह तर्क रखा गया कि सलवा जुड़म मानवाधिकारों का उल्लंघन है और अनियमितताओं का केंद्र है। मानवाधिकारों का उल्लंघन इसलिए है क्योंकि जिनको हथियारों की ट्रेनिंग देकर के आत्मरक्षा के लिए ट्रेंड किया गया है, उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहते थे, एसपीओस कहते थे, तो उनको नियमित वेतन नहीं मिलता था, उनको मानदेय दिया जाता था, एक मुश्त धनराशि दी जाती थी। तब 3000 से शुरू किया गया था 2005 में, मानदेय कम था, इसमें कोई शक नहीं। बाकी मारे जाने पर पेंशन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि सरकार की तरफ से परिवार के सदस्यों के लिए, सबके लिए मानवीय आधार पर प्रयास किए जाते थे, कोई नीतिगत प्रावधान नहीं था। तो थोड़ा सा नीतिगत पेश तो थे ही। इन आधारों पर और मानवाधिकारों के नाम पर न्यायालय ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, सलवा जुड़म को बैन कर दिया। सलवा जुड़म वर्तमान समय में अब आलोचना के केंद्र में है और क्योंकि हमारे गृह मंत्री ने यह कह दिया कि अगर सलवा जुड़म पर बैन नहीं किया गया होता तो शायद 10 सालों में वाम उग्रवाद का खात्मा हो जाता, क्योंकि नागरिकों ने उग्रवादियों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे, क्योंकि नागरिक वाम उग्रवादियों को अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। लेकिन चूंकि सलवा जुड़म समाप्त हो गया, इसलिए वाम उग्रवादियों के हौसले बुलंद हो गए और नागरिकों के हौसले पस्त हो गए। नागरिकों को लगा कि सरकार की मदद करने से कोई फायदा नहीं है, अगर हम सरकार की मदद करेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय तो भी अब उनके साथ है। अभी तक तो कुछ ही लोग उनके साथ थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नक्सलियों के साथ हो गया, वाम उग्रवादियों के साथ हो गया। तो अगर हम वाम उग्रवादियों का साथ देंगे तो मारे जाएंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि लोकल इंटेलिजेंस खत्म हो गया, पुलिस का जो इंटेलिजेंस इनपुट आते थे पुलिस के पास वो खत्म हो गया। गांव के लोगों ने पुलिस को मना कर दिया, भाई तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मारे जा रहे हैं, उग्रवादियों के हाथ तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो वो एक ऐसा फेस था जिसमें वाम उग्रवाद बड़ी तेजी से अचानक बढ़ा, अचानक बूम आया वाम उग्रवादी घटनाओं में सलवा जुड़म के खत्म होने के बाद, क्योंकि लोगों ने फिर सरकार पर विश्वास करना कम कर दिया। सलवा जुड़म के माध्यम से सरकार पर विश्वास पैदा होना शुरू हुआ था, लेकिन सलवा जुड़म के खत्म होने के बाद अब लोगों को क्या पता, ग्रामीण लोगों को क्या पता कि उच्चतम न्यायालय में क्या हुआ और इतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वकील खड़े होकर के उन्होंने क्या किया। उनको तो बस ये पता चला कि अब सरकार उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है तो उन्हें वाम उग्रवादियों का ही सपोर्ट करना चाहिए, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो, क्योंकि सरकार का सपोर्ट करेंगे मारे जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए सलवा जुड़म पर न्यायालय के निर्णय को लेकर के क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा। अब उसके प्रॉस कॉन्स हैं, जो वाम उग्रवादी समर्थक हैं, अर्बन नक्सली हैं, वो इसके सपोर्ट में रहे हमेशा सलवा जुड़म के। उन्होंने तो बड़ी खुशी मनाई कि मानवाधिकारों की जीत हुई, लेकिन हकीकत क्या था कि वाम उग्रवाद 10 साल और खिंच गया, वाम उग्रवाद लंबा खिंच गया, क्योंकि जब तक जन समर्थन नहीं हासिल होगा तब तक लड़ाई मजबूत नहीं होगी। लिखो राज्यों द्वारा उठाए गए कदम, ऑपरेशन बरगा लिखो, लिखो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा
1978 में प्रारंभ किया गया। 1978 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने बटाई पर, किराए पर, बटाई पर खेती करने वाले लोगों को पंजीकृत कर, बटाई पर खेती करने वाले लोगों को पंजीकृत कर अस्थाई और विरासत में मिलने वाले अधिकार दिए, अस्थाई परमानेंट और विरासत में मिलने वाले अधिकार दिए। 11 लाख एकड़ भूमि पर, 11 लाख एकड़ भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई। सरकार को 1,37,000 एकड़ सरप्लस भूमि मिली, अतिरिक्त भूमि मिली। सरकार को 1,37,000 करोड़ सरप्लस भूमि, अतिरिक्त भूमि मिली, जिसे लगभग 25 लाख भूमिहीन किसानों के बीच बांट दिया गया, जिसे लगभग 25 लाख भूमिहीन किसानों के बीच बांट दिया गया। इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल से नक्सलवाद, पश्चिम बंगाल के अधिकांश जिलों से नक्सलवाद समाप्त हो गया, अधिकांश जिलों से नक्सलवाद समाप्त हो गया। जिन जिलों में इसे प्रभावी तरीके से नहीं लागू किया गया, जिन जिलों में इसे प्रभावी तरीके से नहीं लागू किया गया, वहां नक्सलवाद का प्रभाव जारी रहा, वहां नक्सलवाद का प्रभाव उसी अनुपात में जारी रहा। जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, बीरभूमि, 4 जिले थे। पुरुलिया वही जिला है जहां के जंगलों में नक्सलियों के लिए विमान से हथियार गिराए गए थे। विदेश से एक हवाई जहाज आया, उसमें केवल हथियार भरे थे, और पुरुलिया के जंगलों में विमान से हथियार गिरा दिए गए, जिससे कि नक्सलियों को वो हथियार सप्लाई किए जा सके। इतना बड़ा नेक्सस। अगला लिखो, ऑपरेशन ग्रीन हंट, सॉरी ग्रे हाउंड, ऑपरेशन ग्रे हाउंड। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 1989 में, 1989 में नक्सल विरोधी कार्यवाहियों के लिए यह ऑपरेशन प्रारंभ किया गया, यह ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कुछ पुलिस अधिकारियों को चिन्हित कर छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, जंगल युद्ध, नक्सल विरोधी ऑपरेशन, आधुनिक हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। यह एक सफल ऑपरेशन था, जिसने पीपुल्स वार ग्रुप के प्रभाव को आंध्र प्रदेश में अत्यंत सीमित कर दिया। खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि जंगलों में छिप गया ये सब, अत्यंत सीमित कर दिया। अब लिखो ऑपरेशन ग्रीन हंट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 2009 से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य जंगलों में उग्रवादियों के छल आवरण से युक्त तंबुओं, टेंट को नष्ट करना था। धीरे धीरे इसका विस्तार झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में भी हुआ। अब अगला लिखो, सलवा जुड़ुम। लिखो, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2005 में इसकी शुरुआत की गई। यह एक शांति मिशन था। इसका अर्थ होता है शांति मिशन। यह एक शांति मिशन था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, और वाम उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन में उन्हें पुलिस के साथ शामिल किया जाता था। इसके लिए उन्हें प्रतिमाह निश्चित मानदेय प्रदान किया जाता था। किंतु 2011 में उच्चतम न्यायालय ने
जनहित याचिका के माध्यम से जनहित याचिका के माध्यम से सुनवाई करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया इस पर प्रतिबंध लगा दिया यह तर्क दिया गया कि यह ऑपरेशन यानी सलवा जुलूम या शांति मिशन मानवाधिकारों का हनन करता था मानवाधिकारों का हनन करता था। यद्यपि पैरा चेंज करके लिखो, यद्यपि सलवा जुलूम के समाप्त होने के पश्चात वाम उग्रवादी हिंसा में तीव्र वृद्धि हुई और सलवा जुलूम में शामिल ग्रामीण नागरिकों को ग्रामीण नागरिक आगे चलकर सलवा जुलूम में शामिल ग्रामीण नागरिक आगे चलकर वाम उग्रवादियों के द्वारा मारे गए। अब मानवाधिकार का हनन नहीं हुआ। किंतु जब तक सलवा जुलूम लागू था या चलाया जा रहा था, वाम उग्रवाद पर नियंत्रण के उसके सकारात्मक परिणाम उत्पन्न होने लगे थे। वाम उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और मारे जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई थी। वो आत्मसमर्पण भी करने लगे थे और मारे भी जाने लगे थे जो नहीं करते थे ऑपरेशन में। तो ये हो गया सलवा जुलूम। इस तरीके से वाम उग्रवाद का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। वाम उग्रवाद के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो है आतंकवाद, टेररिज्म। आतंकवाद, टेररिज्म की कोई वैश्विक परिभाषा नहीं है। वैसे तो सामाजिक राजनीतिक नजरिए से टेररिज्म को परिभाषित किया जाता है। टेररिज्म का मतलब है, आतंकवाद का मतलब है भय उत्पन्न करने वाली, आतंक उत्पन्न करने वाली, उत्पीड़न करने वाली विचारधारा। भय, आतंक, उत्पीड़न करने वाली विचारधारा को हम लोग आतंकवाद का नाम देते हैं। एलेक्स पी श्मिट का कहना है कि यह ऐसा विचार है, ऐसी विचारधारा है, ऐसा विचार है जिसके माध्यम से शांति काल में घटनाएं संपन्न की जाती हैं, लेकिन इसका प्रभाव युद्ध की भांति भयावह होता है, युद्ध की भांति विनाशकारी होता है। ऐसी घटनाओं को आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं आतंकवाद की। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधारों पर आतंकवाद को इसी तरीके से परिभाषित किया जाता रहा है। लेकिन जब हम आतंक के विरुद्ध लड़ाई की बात करते हैं तो आतंक एक इलीगल एक्टिविटी है, गैर कानूनी गतिविधि है, यानी एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर आतंक एक अपराध की श्रेणी में आता है और एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी है, तो इस इलीगल एक्टिविटी के खात्मे के लिए हमें लीगल सपोर्ट चाहिए, तभी तो इलीगल एक्टिविटीज खत्म होंगी। इसका मतलब है कि आतंक की परिभाषा कानूनी परिभाषा होनी चाहिए। भारत में आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए पहले टाडा कानून बनाया गया, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, लेकिन खत्म हो गया, 5 साल में खत्म हो गया। फिर पोटा कानून बनाया गया 2002 में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसमें आतंकवाद की परिभाषा लिखी गई। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, 2002 में यह कानून बना, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जैसे ही सत्ता बदली, सत्ता परिवर्तन हुआ, इस कानून को खत्म कर दिया गया। यानी जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई थी हमारे देश में, वो राजनीति की भेंट चढ़ गई। और ये जो आतंकरोधी कानून थे हमारे देश में, ये आतंकरोधी कानून खत्म हो गए। अब आरोप ये लगाया गया कि इन आतंकरोधी कानूनों का दुरुपयोग किया जाने लगा है, सरकार विरोधियों का दमन करने के लिए इस कानून का उपयोग कर रही है। तो अब ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि लोगों पर चोरी के भी तो फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, हत्या के भी फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि चोरी को, हत्या को, सबको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दें? ये तो अर्थ नहीं हो सकता इसका अर्थ तो ये होगा कि भाई इसका दुरुपयोग रोका जाए, दुरुपयोग रोकने के लिए कदम उठाए जाए। फिलहाल राजनीति की भेंट चढ़ गया, एक सरकार ने कानून बनाया, दूसरी सरकार ने आकर के आतंकरोधी कानून खत्म कर दिया। अब हमारे देश में, अब इस बात को समझो, 2004 के बाद हमारे देश में आतंक को रोकने के लिए कोई कानून था ही नहीं। ये वही समय था जब हमारे देश में आतंक खूब फला फूला, पूरे देश में खूब फला फूला। देश का कोई ऐसा कोना नहीं था जो आतंकी गतिविधियों की भेंट न चढ़ा हो। छोटे छोटे शहरों में आतंकी हमले होने लगे, पूरा देश आतंकी की चपेट में आ गया। क्यों? क्योंकि आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए। पुरानी सरकार ने आतंकरोधी कानून बनाया और नई सरकार ने कानून खत्म कर दिया।
जब आतंकरोधी कानून ही नहीं है तो आतंकियों के खिलाफ आतंक के मुकदमे नहीं दर्ज होंगे, जो लोग आतंकियों का सपोर्ट करेंगे उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए, बड़े बड़े आतंकी हमले किए जाने लगे पूरे देश में। आप देखो जो आतंकी हमले, अगर आपको बड़े आतंकी हमलों का अगर आप लिस्ट तैयार करो तो बड़े पैमाने पर ये आतंकी हमले होते हुए दिखाई देंगे। 2000 के बाद बड़े आतंकी हमले हुए, 2004 के बाद और बढ़ गए। 2008 में मुंबई आतंकी हमला हुआ, मुंबई आतंकी हमला हुआ तब एनआईए बनाया गया। अभी तक आतंकरोधी कोई एजेंसी भी नहीं थी, तब एनआईए बनाई गई। क्योंकि इसलिए बनाई गई क्योंकि उस मुंबई हमले में अब तक देश के लोग मारे जा रहे थे, सरकार के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी आतंकी हमले में। लेकिन जब 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ तो विदेशी मारे गए, अमेरिका के नागरिक मारे गए, इजराइल के नागरिक मारे गए। तो अब सरकार की इज्जत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचानी जरूरी थी, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए एनआईए एक्ट लाया गया और एनआईए का गठन किया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया। अगर उस मुंबई हमले में भी केवल भारत के लोग मारे जाते और अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों के लोग न मारे जाते तो संभवतः यकीनन एनआईए जैसी संस्था अस्तित्व में नहीं आती, हो सकता है अस्तित्व में ना आती, क्योंकि आतंकी हमले तो हो ही रहे थे। फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूआपा जो 1967 में कानून बनाया गया, इस 1967 में बनाए गए कानून को संशोधित किया गया। इस कानून को इसलिए बनाया गया जिससे कि देश में विभिन्न संगठनों को प्रतिबंधित किया जा सके जो आतंकी हमलों में या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो यूआपा 1967 में संशोधन किया गया और उसमें आतंक की परिभाषा शामिल कर ली गई। अब जाकर के 2023 भारतीय न्याय संहिता जब बनी, आईपीसी खत्म करके, तो पहली बार देश में आतंक को परिभाषित करने वाला अलग कानून बना। हालांकि इसके पहले यूआपा में संशोधन करके आतंक की परिभाषा शामिल कर ली गई। ये तो भारत में इतनी लंबी लड़ाई है, आतंक को परिभाषित करने में ढंग से 2023 आ गया। हालांकि यूआपा में संशोधन के बाद आतंक की परिभाषा पहले शामिल कर ली गई। वैश्विक धरातल पर चलें अगर, अमेरिका में आतंक की 3 परिभाषाएं हैं, जो जिस एग्रीमेंट के जरिए राज्यों ने मिलकर के एक अमेरिकी केंद्र की स्थापना की, उसमें आतंक की अलग परिभाषा है। जो होमलैंड सिक्योरिटी है उसमें आतंक की अलग परिभाषा है। जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, वहां पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एफबीआई, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है, एनआईए है, उसके कानून के तहत आतंक की अलग परिभाषा है। तो आतंक की अमेरिका में ही आतंकवाद की 3 परिभाषाएं हैं। अमेरिका की सरकार उनमें से किसी भी परिभाषा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर लेती है। जैसे निज्जर जो खालिस्तानी आतंकी था, मारा गया कनाडा में। पन्नू, गुरपवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस संस्था चलाता है और खालिस्तानी आतंकी है, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, उसको अमेरिका और कनाडा 2 मिलकर के संरक्षण देते हैं। वो अमेरिका में भी अटॉर्नी रहा है, इसलिए अमेरिका की सरकार उसे पर्याप्त सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराती है, और कनाडा में भी अटॉर्नी है तो कनाडा की सरकार भी उसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराती है। हमारे लिए वो आतंकी है, लेकिन अमेरिका का अटॉर्नी है, अमेरिका की सरकार उसे सुरक्षा उपलब्ध कराती है। तो क्यों? क्योंकि जो आतंक की परिभाषा है, अमेरिका की सरकार आतंक की परिभाषा को अपने हिसाब से मोड़ लेती है। असद की सत्ता सीरिया में गई और जिन आतंकी संगठनों की सत्ता आई, अमेरिका ने पहले उन्हें आतंकी संगठन घोषित कर रखा था। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की और रूस का प्रभाव वहां पर मजबूत रहे, ट्रंप ने जिसे पहले आतंकी संगठन घोषित किया था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया था, उसी से जाकर के अभी ट्रंप ने सीरिया की यात्रा की और उससे जाकर के हैंडशेक किया, उससे जाकर हाथ मिलाया, यानी अब उसको आतंक की परिभाषा से बाहर कर दिया। तो अमेरिका में आतंक की 3 परिभाषाएं इसलिए हैं क्योंकि तीनों परिभाषाओं में कंटेंट अलग अलग है, और अमेरिका की सरकार अपने सुविधा के मुताबिक किसी भी एक परिभाषा का उपयोग करके किसी को आतंकी, किसी घटना को आतंकी घोषित करती है, किसी को नहीं घोषित करती है। यानी आतंक का एक जैसा प्रयोग नहीं है अमेरिका के अपनी भूमि पर। इसी तरीके से अन्य देशों ने भी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने भी आतंक को परिभाषित करने का काम किया है, लेकिन हर देश की अपनी आतंक की परिभाषा अपने स्वतः सुखाए, स्वयं को हित को ध्यान में रखते हुए है। कहीं राजनीतिक उद्देश्य से की जाने वाली घटनाओं को आतंक माना गया, कहीं धार्मिक उद्देश्य से की जाने वाली घटनाओं को आतंक माना गया, कहीं सामाजिक उद्देश्य से की जाने वाली घटनाओं को आतंक माना गया। भारत जैसे देशों में उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है, घटना महत्वपूर्ण है, इसलिए घटना को आतंक माना जाता है। तो हमारी परिभाषा फिलहाल उन देशों से ज्यादा व्यापक है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों ने आतंक को परिभाषित करते समय स्पेसिफिक पर्पस भी डिफाइन किया है कि अगर इस पर्पस से घटना हुई है तभी आतंक मानेंगे। अलग अलग परिभाषाओं में अलग अलग पर्पस है, जैसे अमेरिका की 3 परिभाषाओं में तीनों में अलग अलग पर्पस है। हमारे यहाँ कोई पर्पस नहीं है, हमारे यहाँ घटना को हम आतंक मानते हैं अगर घटना घटित हुई है, बम विस्फोट हुआ है, केमिकल अटैक हुआ है, या इस तरीके से कुछ भी अगर किया गया है तो हम उसे आतंकी घटना मानेंगे। अब आती है बात संयुक्त राष्ट्र संघ की, क्योंकि अब अलग अलग देशों में अगर आतंक की अलग अलग परिभाषा है तो आतंकी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। हमने कहा कि आतंकी हमला हुआ, अमेरिका ने कहा नहीं हुआ, भाई उसके हिसाब से आतंकी घटना नहीं हुई। जैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, चीन ने आतंकी हमला नहीं माना उसे, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसे आतंकी हमला नहीं माना। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में जो न्यूज छपी उसमें हेडिंग लिखा, वायलेंस इन जम्मू कश्मीर एट पहलगाम, 26 पर्सन्स असैसिनेटेड इन पहलगाम इन वायलेंस। एक हिंसा में पहलगाम में 26 लोग मारे गए, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। तो उसने आतंक की घटना को केवल एक हिंसा की छोटी सी घटना बता दी। हिंसा तो 2 लोग आपस में लड़के भी हिंसा कर लेते हैं, यानी आतंक को डाइल्यूट करने का प्रयास किया गया। चीन ने इसे आतंकी घटना नहीं माना, तुर्की ने नहीं माना, अजरबैजान ने नहीं माना, मलेशिया ने नहीं माना, बहुत सारे देशों ने इसे आतंकी घटना मानने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सब पाकिस्तान के हितैषी हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं और पाकिस्तान ने हमला करवाया था, ये जग जाहिर है।
इन उदाहरणों को बताने का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक की कोई सर्वमान्य परिभाषा ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शासन का एक केंद्र है। ग्लोबल गवर्नेंस हम लोगों ने पढ़ा है, गवर्नेंस में जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा आगे पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ग्लोबल गवर्नेंस का एक केंद्र है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसकी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक को परिभाषित करे। लेकिन आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंक को रोकने के लिए एक्शन प्लान वगैरह ये सब घोषणा की है, लेकिन कभी उसने ये नहीं बताया कि आतंक और आतंकवाद है क्या। और जब तक आतंक और आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब तक संपूर्ण विश्व एकजुट होकर आतंकवाद का सामना नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को परिभाषित इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हर देश के अपने अलग अलग कंसर्न है, अलग अलग कंसर्न है। एक देश का आतंकी दूसरे देश के लिए क्रांतिकारी आंदोलन है। जैसे गुरपवंत सिंह पन्नू हमारे लिए खालिस्तानी आतंकी है, क्योंकि खालिस्तान, सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा, ये सब हमारे लिए आतंकी संगठन है। भारत के लिए इनको आतंकी संगठन घोषित किया गया है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ, इसलिए इन संगठनों के सदस्य हमारे लिए आतंकी हुए। लेकिन अमेरिका के लिए वो उनका सभ्य नागरिक है, अमेरिका के लिए उनका सभ्य नागरिक है, इसलिए अमेरिका की सरकार उसे आतंकी मानती ही नहीं, इसलिए वो अमेरिका में फ्री घूमता रहता है। एक ही काम हो सकता है कि हमारी एजेंसियां टपका दें चुपचाप, जैसे पाकिस्तान, जैसे निज्जर मारा गया, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकी मारे गए, यही काम कर सकते हैं, और तो नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे देश भारत के आतंकियों को पाल रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में भारत के आतंकी पल रहे हैं, उन्हें सामान्य नागरिक का दर्जा दिया गया है, उन्हें उच्च पद प्रदान किए गए हैं, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है, और इस पुलिस प्रोटेक्शन के अधीन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद फल फूल रहा है। तो जब इस पुलिस प्रोटेक्शन में खालिस्तानी आतंकवाद फल फूल रहा है, तो आगे चलकर यह हमारे लिए बेहद खतरनाक नासूर बनने वाला है। अभी तो हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के शिकार हैं, आगे चलकर खालिस्तानी आतंकवाद देश के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करने ही वाला है, अगर हमने खालिस्तानियों के बड़े नेताओं को नहीं मार गिराया तो। इसलिए पन्नू टाइप जितने ये डफर्स हैं, जितने ये आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं, एज सुन एज पॉसिबल हमें इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, हमें इन्हें मारना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। पकड़ो, न्यायालय में मुकदमा चलाओ, मुरलीधर जैसा कोई गधा न्यायाधीश खड़ा हो जाएगा उनको बचाने के लिए और बचा ले जाएगा। भाई क्या हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आती है ऐसे न्यायाधीशों पर। मुंबई टेररिस्ट हमले में 150 लोग से ज्यादा मारे गए थे, मुंबई ट्रेन के बम धमाके में 150 लोग से ज्यादा मारे गए थे, और जितने लोकल टेररिस्ट थे, जितने लोकल टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, जितने स्लीपर सेल्स थे, सबको निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। एस मुरलीधर जो उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज है, वो उन आतंकियों के लिए मुकदमा लड़ा क्योंकि विदेशों से पैसा मिला उसे, जीभ 5 फीट लंबी है उसकी, देशद्रोही है, आतंकियों का मुकदमा लड़ा और सारे आतंकियों की सजा माफ करा लिया, सारे आतंकियों की सजा माफ करा लिया गया। अब ये सारे आतंकी सीना चौड़ा करके घूमेंगे इस देश में और हमारी न्याय व्यवस्था का उपहास उड़ाएंगे, और जिन 150 से अधिक परिवार के लोग मारे गए उनके लिए दंश पैदा करेंगे। इस न्यायिक व्यवस्था का इससे बड़ा उपहास क्या हो सकता है, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि एक न्यायाधीश जिसके ऊपर न्याय करने की जिम्मेदारी है, वो इस देश में मारे गए लोगों के को अन्याय दिलाने का काम कर रहा है। जब तक ऐसे भ्रष्ट, ऐसे नीच, ऐसे कुकृत्य करने वाले न्यायाधीश और लोग इस देश में जिंदा रहेंगे, आतंकवाद इस देश में भी फलता फूलता रहेगा। ये तो अच्छी बात यह है कि इस देश की वर्तमान सरकार आतंकवाद के प्रति थोड़ी ज्यादा कठोर है, इसलिए आतंकी हमले जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं हो पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थितियां विकट है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, और जम्मू कश्मीर में भी एक सीमा में सिमट कर रह जा रहे हैं, वरना आस्तीन के सांप और गद्दार तो देश में ही छिपे बैठे। ऐसे न्यायाधीश हैं जो कहेंगे ठीक है आतंकी हमला कर दिया, ठीक है मुकदमा लाओ, माफ कर देंगे। मुरलीधर जैसे भाई न्यायाधीश तो लंबे समय तक तो न्यायाधीश रहा ना, ये दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति था, चीफ जस्टिस था, सुप्रीम कोर्ट में भी नाम भेजे जाने वाली बात थी, लेकिन सरकार के विरोध के कारण कॉलेजियम इसका नाम भेज नहीं पाया, वरना इसका जुगाड़ था सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए। और लोकुर जैसे जो रिटायर्ड जज है वो इसके कट्टर समर्थक है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे मिस्टर लोकुर, मुरलीधर जैसे लोगों के वो कट्टर समर्थक है। क्या गड्ढमड्ढ चल रहा है इस देश में, समझ में नहीं आता। आप खुलकर बोल भी नहीं सकते, खुलकर बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि न्यायपालिका इसको अपनी अवमानना का नाम ले लेती है, इसे अपनी अवमानना मान लेती है, अवमानना मान करके और आप ही के खिलाफ एक्शन शुरू कर देगी, अपनी गिरबान में झांक के नहीं देखेगी कि तुम्हारे यहाँ भ्रष्ट न्यायाधीशों की लंबी फहरिस्त है, तुम्हारे यहाँ आतंकियों और नक्सलियों के समर्थक न्यायाधीशों की लंबी फहरिस्त है, आत्ममूल्यांकन नहीं करेगी, लेकिन आप पर मुकदमा तुरंत दर्ज हो जाएगा। अभी मैंने कल अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, अभी एक न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, कुछ दिनों के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे। उन्होंने कहा मैंने कुत्तों के मामले में न्याय देकर के कुत्तों का आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन गया, तो कुत्तों ने मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ा दी, कुत्तों ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बना दिया, इसलिए कुत्तों का आशीर्वाद मुझे मिला। इंसानों का आशीर्वाद लेने के बजाय कुत्तों का आशीर्वाद लेने के लिए भटक रहे हैं लोग हमारे यहाँ। क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। वर्तमान न्यायाधीश हैं, आगे चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उसी प्रयागराज की धरती से आते हैं जिस प्रयागराज की धरती से कल मैं वापस आया हूं। अभी कल मैंने खबर पढ़ी, इनके जजमेंट का प्रभाव देखो। लखनऊ के पास उन्नाव एक जिला है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी ये खबर कि मुझे कुत्तों का आशीर्वाद मिला। इंसान नोचे जा रहे हैं कुत्तों से, उन बच्चों के माता पिता से आशीर्वाद नहीं चाहिए जिन बच्चों को कुत्तों ने नोच खाया है, लेकिन उन कुत्तों से आशीर्वाद चाहिए जिन कुत्तों ने बच्चों को नोच खाया है। क्या मानसिकता है, कहां जा रही है न्यायपालिका हमारी। लेकिन कहें कैसे,
खुलकर भी आलोचना करने बैठ जाइए तो जो कुत्ता प्रेमी गैंग है वो आपके घर धरना प्रदर्शन करने बैठ जाएगा, क्योंकि विदेशों से उसको भी पैसा मिलता है। और जो न्यायाधीश है वो अवमानना की याचिका शुरू कर देंगे। मैं उन्नाव की घटना बता रहा था, कल मैंने पेपर में पढ़ा। लखनऊ के पास उन्नाव जिला है, लखनऊ कानपुर के बीच। वहां एक कुत्ते ने एक छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे को काट नोचना शुरू कर दिया। उसके पिता ने उस कुत्ते को मारना शुरू किया, लेकिन कुत्ता बच्चे को छोड़ ही नहीं रहा था। कुत्ते की डंडे से पिटाई करने के बाद और उसके जबड़े फिर देखा उसने तो उसका जबड़े में उसने बच्चे को फंसा रखा था, तो उसके पिता ने उस कुत्ते के जबड़े में हाथ डाला और जबड़े को जोर से खींचा जिससे उसका बच्चा छूटे। जब कुत्ते के जबड़े को खींचा गया तो कुत्ते को चोट आना स्वाभाविक थी जबड़े पर। कुत्ते के जबड़े पर चोट आई, कुत्ता भी गिर गया, बेहोश हो गया। उस पिता के ऊपर अपने बच्चे को, जिसकी जान वो कुत्ता ले रहा था, बचाने के लिए एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब इंसानियत की कीमत देखो आप। एक कुत्ता प्रेमी गैंग आ गया वहां पर तुरंत। उस कुत्ता प्रेमी गैंग ने वीडियो बनाया और वीडियो ये देखो ये कुत्ता तड़प रहा है, और वीडियो बना करके थाने को दे दिया। थाने ने पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत बाकायदा एफआईआर लिख दी गई। यहां लोगों का मर्डर हो जाता है, पुलिस वाले जल्दी एफआईआर नहीं लिखते। पुलिस वाले जल्दी एफआईआर नहीं लिखते। अभी हरियाणा में एक लड़की का शव मिला और 2 दिन से वो गायब थी। जब परिवार वाले एफआईआर लिखाने गए तो पुलिस वालों ने कहा भाग गई होगी, कहां चले आए हो, एफआईआर लिखाने, जाके ढूंढो। ये शब्द थे पुलिस वालों के जो समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पर छपे हैं। लेकिन उस बच्चे के पिता पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर लिख दी गई, जिस बच्चे को उसी कुत्ते ने नोच खाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवों पर दया नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैन वर्सेस एनिमल में किसे वरीयता दोगे? आपका घर जंगल के किनारे है और एक आदमखोर भूखा शेर आ गया, टाइगर आ गया, तो मानवता के नाम पर अपने घर के बच्चे को उससे दे दोगे, ले जाओ खा लो हमारा बच्चा, कि अपने बच्चे को उससे बचाओगे? तो बड़ी चिंता है समाज किस दिशा में जा रहा है। एनीवे, तो मैं आतंक की बात कर रहा था। जिस तरीके से यहां बड़े मतैक का अभाव है, आतंकवाद के विषय में भी ये बड़ी गंभीर चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर के एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। और यही कारण है कि आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय विषय बना हुआ है, समस्या का विषय बना हुआ है, और आतंकवाद के खात्मे के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कदम बहुत पर्याप्त सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म कैसे फैला है, कैसे वैश्विक आतंकवाद का विकास हुआ है, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। लिख लो थोड़ा सा आतंकवाद की परिभाषा के बारे में। हालांकि आतंकवाद की परिभाषा का जन्म बड़े पॉजिटिव नोट से हुआ है, बाद में ये निगेटिव नोट पर आ गया। सबसे पहली बार ये माना जाता है कि आतंक शब्द का प्रयोग जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने आतंक के माध्यम से सरकार को परेशान करने का प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग सरकार को परेशान करेंगे, सरकार को आतंकित करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। तो जब उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया तो यहीं से आतंक की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ जो आतंक शुरू हुआ ये पॉजिटिव नोट पर था एक तरीके से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए की गई, और राजशाही अत्याचार से, साम्राज्यवादी अत्याचार से लोगों को बचाने के लिए की गई, साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों से लोगों को बचाने के लिए की गई। तो यहाँ आतंक का प्रयोग पॉजिटिव नोट पर था, सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित था। लेकिन आगे चल करके फिर वो निगेटिव अप्रोच में आता चला गया। वैश्विक आतंकवाद की पहली घटना 1960 के दशक में रिकॉर्ड हुई, जब एक अमेरिकी विमान और अमेरिकी सेना के अधिकारी का किडनैप कर लिया लैटिन अमेरिकी आतंकी संगठनों ने। तो वो वैश्विक स्तर पर आतंक की पहली घटना मानी जाती है। इसके बाद फिर आतंक विश्व में अलग अलग रूपों में प्रचलन में रहा, नए नए फॉर्मेट आतंक के आए। क्या क्या फॉर्मेट आए वो हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक इसको लिखो। आतंकवाद की परिभाषा लिख लेते हैं, लिखो। आतंक को सामाजिक राजनीतिक आधारों पर, आतंक को सामाजिक राजनीतिक आधारों पर भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया जाता रहा है। सामाजिक राजनीतिक आधारों पर भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया जाता रहा है। सामान्यतः यह भय या आतंक उत्पन्न करने वाली विचारधारा है। सामान्यतः यह आतंक या भय उत्पन्न करने वाली विचारधारा है, जिसके गंभीर परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिसके गंभीर परिणाम उत्पन्न होते हैं। एलेक्स पी श्मिट के अनुसार, एलेक्स पी श्मिट के अनुसार यह एक ऐसा कार्य है, एलेक्स पी श्मिट लिखे हैं बोर्ड पर, के अनुसार यह एक ऐसा कार्य है जो शांति काल में किया जाता है, जो शांति काल में किया जाता है, किंतु युद्ध की भांति, किंतु युद्ध की भांति गंभीर परिणाम और अपराध गठित करने वाला होता है, किंतु युद्ध की भांति गंभीर परिणाम और अपराध गठित करने वाला होता है। पैरा चेंज करके लिखें। आतंकवाद के समाधान के लिए, आतंकवाद के समाधान के लिए कानूनी आधार पर, कानूनी आधार पर इसे परिभाषित करना आवश्यक है, कानूनी आधार पर इसे परिभाषित करना आवश्यक है। जबकि वैश्विक स्तर पर, जबकि वैश्विक स्तर पर आतंक या आतंकवाद की
जबकि वैश्विक स्तर पर आतंक या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा विकसित नहीं की गई है। आतंक या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा विकसित नहीं की गई है। अलग अलग देशों ने आतंकवाद को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है, जिसमें पर्याप्त विभिन्नता है। जैसे अमेरिका में ही आतंकवाद की तीन परिभाषाएं हैं। जो रक्षा विभाग, संघीय अन्वेषण ब्यूरो FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, संघीय अन्वेषण ब्यूरो, और संयुक्त राज्य संहिता के द्वारा परिभाषित की गई हैं। इन सभी परिभाषाओं के तत्व भिन्न भिन्न हैं। सर्वमान्य तत्व यही है कि बल, हिंसा, धमकी का प्रयोग आतंकवाद है। अन्यथा सभी परिभाषाओं में उद्देश्य भिन्न भिन्न है। पैरा चेंज करके लिखो। भारत में टाडा और पोटा जैसे आतंकरोधी कानून, टाडा पोटा आगे थोड़ा सा लिखा देंगे, वैसे अब इनकी जरूरत नहीं, खत्म हो गया। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और यह है पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। भारत में टाडा और पोटा जैसे आतंकरोधी कानूनों को राजनीतिक कारणवश समाप्त कर दिया गया। यूआपा 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ऐसे यूआपा लिख लो, अभी आगे इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यूआपा 1967 के अंतर्गत संशोधन के माध्यम से आतंक की परिभाषा शामिल की गई। वर्तमान समय में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 में आतंक को परिभाषित किया गया है। पैरा चेंज करके लिखो। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा इत्यादि देशों में किसी घटना को आतंकवाद तभी माना जाता है जब उसमें कोई उद्देश्य निहित हो। जबकि भारत में उद्देश्य के तत्व का वर्णन नहीं है। इस प्रकार भारत की आतंकवाद की परिभाषा इन देशों की तुलना में व्यापक है। पैरा चेंज करके लिखो। किंतु दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र संघ आतंक की कोई सर्वमान्य परिभाषा विकसित करने में सफल नहीं हो सका है। तो ये चैलेंज है। तो ये हो गया टेररिज्म के बारे में। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। अगर